तो देखो, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये थ्योरम हमेशा आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। यूनिट सेकंड, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट चल नहीं रहा क्या स्केच, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसको जानने के लिए क्या जानना ज़रूरी है कि जैसे एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, जो आप 9th क्लास में पढ़े थे, x - 1, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में, व्यंजक में जितने वेरिएबल कंटेन हैं, एक है x, एक है यहाँ s की पावर 0, तो यहाँ s की पावर 1 है और ये s की पावर 0 है, तो 0 और 1 दोनों क्या हैं? होल नंबर हैं, होल नंबर हैं। नेचुरल नंबर क्या है? गिनती वाली संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। और होल नंबर, नेचुरल नंबर के समूह कलेक्शन में से 0 और मिला दो, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो क्या होगा? ये होल नंबर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये होल नंबर, तो किसी भी व्यंजक में, व्यंजक के प्रत्येक पद में यदि चर की घात, वेरिएबल की घात क्या हो? होल नंबर हो, तो उस व्यंजक को हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद की अंग्रेजी होती है पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो, मान लो ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर यदि s - 1 है, तो s के स्थान पे ऐसा कौन सा मान रख दें कि इस पॉलिनोमियल का मान शून्य हो जाए? 1 है, तो p1 = तो 1 - 1 तो शून्य हो गया। तो इस बहुपद में s के स्थान पे 1 रखने से बहुपद का मान शून्य हो गया। तो ये x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक। शून्यक को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो। अब 1 से अधिक है तो जीरोज। ठीक है ना। तो यहाँ पे s = 1 इस पॉलिनोमियल का क्या हुआ? जीरो हुआ, शून्यक हुआ। इसी प्रकार इस बहुपद की अधिकतम घात 1 है, तो इस बहुपद की घात कहलाती है ना। यदि बहुपद की घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात 3 हो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो द्विघाती बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। और चतुर्थ घात के बहुपद को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल है x(p(x) = x² - 5x + 6, ये द्वितीय घात का बहुपद है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा कि जब यहाँ पे x से सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणांक 0 के बराबर ना हो। ठीक है। यदि मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो PS बराबर ऐसे इसको लिख सकते हैं x² + 6। ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि PS बराबर लिख दें -5s + 6, तो ये द्विघाती बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है। घात, सबसे बड़ी घात का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि त्रिघाती बहुपद है जिसकी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, तो यहाँ पे 3x³ + 7x² + 8s + 9, तो यहाँ 3 घात का बहुपद है। तो 3 घात का जब बहुपद है तो सबसे बड़ी घात का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं, वो त्रिघाती बहुपद कहाँ होगा? द्विघाती बन जाएगा अथवा रैखिक बन जाएगा। ठीक है ना। तो जितने घात का बहुपद हो, कोई 5 घात का बहुपद है, तब तो s की घात 5 का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 10 घात का बहुपद है तो s की घात 10 का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि n घात का बहुपद है, n घात का बहुपद है, तो s की घात n का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज n घात का बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे PS बराबर हम ले लिए, PS बराबर x² - 5s + 6। ठीक है। अब s के स्थान पे हम यदि 2 रख दें तो क्या होगा? 2² - 5 × 2 + 6, तो P2 बराबर क्या हुआ? 4 - 5 दूना 10 + 6,
तो P2 बराबर क्या हुआ, 6 4 10 माइनस 10 है, तो P2 बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, अब इस s के स्थान पे यदि हम 3 रख देते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 प्लस 6, तो क्या होगा, P3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15, ये 6, तो 9 6 15 माइनस 15 तो क्या हुआ, 0। तो P3 बराबर क्या आ गया, 0। तो 3 रखने से 0 आया, 2 रखने से भी 0 आया। तो इस बहुपद में s बराबर 2 रखने से, s बराबर 3 रखने से 0 आया, तो s बराबर 2 भी इस बहुपद का शून्यक है, s बराबर 3 भी इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो क्या और मान हो सकते हैं जिसको s के स्थान पर रखने से इसका मान 0 हो जाए? तो द्वितीय घात का बहुपद है 2 ही मान होंगे, 3 घात का बहुपद है तो 3 ऐसे मान होंगे जिनको रखने से उसका मान 0 होगा। ठीक है, तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। ठीक है, क्योंकि इसको भी रखने से बहुपद का मान 0 आ रहा है, इसको भी रखने से बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हुए, s बराबर 2 और s बराबर 3। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरो होंगे। अब इसके अलावा 2 और 3 के अलावा ऐसी कोई वैल्यू आप बताओ जिसमें s के स्थान पे हम रख दें तो 0 हो जाए, ऐसी वैसी वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, यदि द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोज होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है 4 घात का बहुपद तो उसके 4 जीरोज होंगे। ठीक है ना, तो जितनी घात का बहुपद होगा, n घात का बहुपद कितने जीरोज होंगे, n 5 घात का बहुपद है तो 5 जीरोज होंगे। ठीक है, जितने घात का बहुपद होगा उतने उसके जीरोज होंगे, इस बात का आपको पता चला गया। ठीक है, अब किसी बहुपद की घात 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। किसी बहुपद में 1 पद है तो मोनोमियल, 2 पद है तो बाइनोमियल, 3 पद है तो ट्राइनोमियल। जैसे मान लो s भर है तो ये क्या है, मोनोमियल है। PS बराबर यदि आ गया s प्लस 2 तो ये बाइनोमियल है। PS बराबर आ गया क्या, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 7, ये ट्राइनोमियल है। ठीक है ना, मोनोमियल 1 पदी 2 पदी 3 पदी, 1 पदी 2 पदी 3 पदी, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो कोई बहुपद यदि आपको पता चल गया कि कोई बहुपद जितनी घात का होगा उतने उसके जीरोज होते हैं। कोई बहुपद 1 घात का है तो उसके 1 जीरोज होंगे, 2 घात का है तो 2 जीरोज होंगे, n घात का है तो n जीरो होंगे। तो ये होता है, पहले से जानते हो आप। ठीक है, लेकिन आज यहाँ प्रूफ करेंगे MSc में कि कोई n घात का बहुपद है तो उसके n जीरोज होंगे। क्या है, n घात का बहुपद है तो उसके कितने जीरोज होंगे, n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट इवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज exactly n जीरोज। ठीक है, ठीक है, n घात का यदि कोई पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज होंगे, n जीरो होंगे। 2 घात का है तो कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। 3 घात का पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो होंगे। 10 घात का पॉलिनोमियल है तो 10 जीरो होंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, सपोज ए पॉलिनोमियल pz ऑफ डिग्री n, pz ऑफ डिग्री n, pz ऑफ डिग्री n such that pz बराबर a0 प्लस a1 z की पावर 1, a2 z की पावर 2, a3 z की पावर 3, a4
जेड की पावर 4 डैश डैश लास्ट वाला क्या होगा, यहाँ पे ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन ए एन जेड की पावर एन, ठीक है ना। अब देखो सबसे बड़ी घात कौन है, जेड की पावर एन ना, तो जेड की घात एन का गुणांक क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एन घात का बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। आल्सो लेट, आल्सो लेट क्या मान लिए हम, एफ जेड बराबर ए एन और जेड की पावर एन, एफ जेड बराबर ए एन जेड की पावर एन, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। एंड जी जेड बराबर मान लिए, देखो इस वाले को हम एफ जेड नाम रख लिए इतने भर को, तो बाकी जो बचा है इसका नाम जी जेड रखते हैं, तो क्या होगा जी जेड बराबर ए जीरो ए वन जेड की पावर 1 ए टू जेड की पावर 2 ए थ्री जेड की पावर 3 ए फोर जेड की पावर 4 डैश डैश ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन, ये आ गया, ठीक है। इसको जी जेड मान लिए, इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं इसका नाम, इक्वेशन थर्ड, सेकंड थर्ड। अब देखो सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो पी जेड, तो पी जेड लिख लो। अब देखो यहाँ से लेकर के, सुनो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या माना गया है, जी जेड, और लास्ट वाले को एफ जेड, तो क्या लिख सकते हैं हम, जी जेड प्लस एफ जेड लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ से यहाँ तक एन माइनस वन तक को माने हैं जी जेड, और यहाँ पे इस वाले को क्या माने हैं एफ जेड, तो क्या हो गया जी जेड प्लस एफ जेड, ये इक्वेशन बन गया। इसका नाम इक्वेशन क्या रख लें 4। लेट अस सपोज, लेट अस सपोज, देख लेते हैं दिखता है कि नहीं, फालतू में पता चला कि खूब डिस्कशन किए उसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, लेट अस सपोज let us suppose a circle C, a circle C, center at origin, whose center as origin, center at origin and रेडियस क्या है कैपिटल आर, जो एक से बड़ा है, एक से पर्याप्त बड़ा है, दैट इज, तो ये जब एक से बड़ा है रेडियस तो 1/r क्या होगा, एक से छोटा होगा। त्रिज्या मान लो एक से बड़ी है 2 है, तो त्रिज्या मान लो है, तो 2 का उल्टा कर दोगे तो 1/2 एक से छोटे ना हो जाएगा, तो यदि त्रिज्या एक से बड़ी है तो 1/r एक से छोटा होगा कि नहीं होगा, 1/r एक से छोटा होगा। इसका नाम इक्वेशन क्या रख लेते हैं 5th, इक्वेशन क्या रख लिए 5th। नाउ वी कंसीडर, हम विचार करते हैं, नाउ वी कंसीडर, तो नाउ वी कंसीडर किस पर विचार करेंगे, जी जेड अपॉन एफ जेड इज इक्वल टू ए जीरो प्लस A1 जेड A2 जेड स्क्वायर A3 जेड क्यूब डैश डैश AN माइनस 1 जेड की पावर n माइनस 1। एफ जेड की वैल्यू क्या है,
ए एन जेड की पावर एन, ए एन जेड की पावर एन, ये है। कौन इक्वेशन का उपयोग कर दिए, कौन इक्वेशन का उपयोग कर दिए, इक्वेशन सेकंड और थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड का यूज किए हैं। ये जी जेड की वैल्यू यहाँ रख दिए और एफ जेड की वैल्यू यहाँ रख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, जी जेड अपान एफ जेड का मॉड, ये क्या होगा, ए जीरो ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर ए थ्री जेड क्यूब डैश डैश, क्या होगा, ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन अपान क्या लिखेंगे, ए एन जेड की पावर एन, ये मॉडुलस ले लिए दोनों साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, जी जेड अपान एफ जेड का मॉड इज इक्वल टू, इनका हम क्या कर दें, अलग अलग मॉड कर देते हैं ऊपर और नीचे का, ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब डैश डैश ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन, इसका मॉड अलग, ए एन जेड की पावर एन इसका मॉड अलग, ठीक है। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि Z1 अपान Z2 का मॉड है, इसको Z1 का मॉड और Z2 का मॉड अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबका अलग अलग मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल। आपको एक फार्मूला पता है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन आर इक्वल Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, ऐसे। तो ये सब अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग सब मॉड जब लगाएंगे तो लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जी जेड अपान एफ जेड का मॉड इज लेस देन आर इक्वल ए जीरो का मॉड प्लस ए वन जेड का मॉड ए टू जेड स्क्वायर का मॉड ए थ्री जेड क्यूब का मॉड प्लस डैश डैश, क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन का मॉड अपान, यहाँ पे क्या होगा, ए एन, इसमें तो एक ही पद है, ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसको जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे ए जेड का मॉड बराबर होता है ए और जेड का मॉड, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म तो क्या लिखोगे, जी जेड अपान एफ जेड का मॉड इज लेस देन, ये होगा ए जीरो, कांस्टेंट टर्म है तो इसको मॉड लगाओगे तब भी यही रहेगा, ये होगा ए वन जेड का मॉड ए टू जेड स्क्वायर का मॉड ए थ्री जेड क्यूब का मॉड डैश डैश ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन का मॉड अपान, ये क्या लिखेंगे, ए एन जेड की पावर एन का मॉड, ये लिख लिए ना। अब क्या लिखेंगे इसको, जी जेड अपान एफ जेड का मॉड इज लेस देन ए जीरो, फिर क्या लिखेंगे, ये ए वन जेड का मॉड, इसको लिख सकते हैं ए टू जेड के मॉड का स्क्वायर ए थ्री जेड के मॉड का क्यूब डैश डैश डैश, क्या लिखेंगे, ए एन माइनस वन और जेड के मॉड की पावर एन माइनस वन अपान, यहाँ क्या लिखेंगे, ए एन जेड के मॉड की पावर एन, फार्मूला क्या लगाओगे, ये है
जेड की पावर n का मॉड बराबर होता है जेड की पावर मॉड ऑफ जेड की पावर n, ठीक है। जेड की पावर n का मॉड ये होता है। जैसे मान लो क्या है, जेड इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर निकालो, तो जेड स्क्वायर जब निकालोगे तो क्या होगा, एस प्लस आयोटा वाई एस प्लस आयोटा वाई, तो क्या होगा, यह फार्मूला लगा दो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर मान प्लस 2s बाई आयोटा। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2s बाई आयोटा, ठीक है। अब इसको क्या निकालोगे, इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो जेड स्क्वायर का मॉडुलस जब निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2s बाई का स्क्वायर, ऐसे ना, ठीक है। अब ये किसका फार्मूला हो गया, इसको ऊपर कहीं लिखते हैं ताकि वीडियो में भी दिखे। तो जेड स्क्वायर का मॉड, इसको क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला आप पढ़े हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको अंडर रूट में लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दोगे। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का स्क्वायर, नहीं लिख सकते। ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या है, जब जेड बराबर एस प्लस आयोटा वाई है तो जेड का मॉड जब निकालोगे तो ही ना होता है एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जेड का मॉड लिख सकते हैं। तो जेड का मॉड का स्क्वायर, तो हम निकाल रहे थे जेड स्क्वायर का मॉड, तो आ क्या गया, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। निकाल रहे थे जेड स्क्वायर का मॉड, तो आंसर क्या आया, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। इसका मतलब जेड की पावर यदि n है और फिर मॉड लगा है तो मॉड ऑफ जेड की पावर n कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया गया, जेड की पावर n का मॉड था तो जेड में मॉड लगा के पावर n लगा दिए, ठीक है। ये अब ये आप जानते हो कि सर्किल का इक्वेशन जो होता है, ये मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, एक सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है, क्योंकि जेड से कुछ घटा होगा तो जीरो घटा। मॉड ऑफ जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस जीरो ना, इज इक्वल टू आर। तो एक सर्किल का इक्वेशन ये हुआ जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस आर है, माने ना है सर्किल, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस आर है। तो उस सर्किल के इक्वेशन क्या लिख देंगे, जेड माइनस जीरो का मॉड बराबर आर, या मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। तो जहाँ मॉड ऑफ जेड है वहाँ क्या लिख सकते हैं, आर। यहाँ भी आर तो आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब, यहाँ क्या आर की पावर n माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, ये सर्किल की इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्किल, द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसी को ऊपर लिखते हैं आप, जी जेड अपॉन एफ जेड, एफ जेड का मॉड इज लेस देन, ये क्या लिख दोगे, ए जीरो प्लस ए वन, ये होगा आर, ये क्या लिख दोगे, ए टू आर स्क्वायर, ए थ्री आर क्यूब डैश डैश, ए एन माइनस वन आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लिख सकते हैं, ए एन और आर की पावर एन, आर की पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आर का मान क्या है, एक से, आर का मान एक से बड़ा ना है, मान कर चले हैं, क्या मान कर चले हैं, आर का मान एक से बड़ा। तो वट क्या है, आर इज ग्रेटर देन वन,
आर क्या है, 1 से बड़ा है। तो आर 1 से बड़ा है तो मान लो इसका मतलब आर का मान 2 है मान लो, तो 2 बड़ा है 1 से, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 2 से भी बड़ा होगा कि नहीं, 2 का क्यूब 2 के स्क्वायर से भी बड़ा होगा, 2 की पावर 4 2 के क्यूब से भी बड़ा होगा, 2 की पावर 5 2 की पावर 4 से भी बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो जब ये r बड़ा है 1 से तो आर स्क्वायर भी बड़ा होगा 1 से, आर क्यूब भी बड़ा होगा 1 से, आर की पावर 5 भी बड़ा होगा 1 से कि नहीं। अब यदि r का मान छोटा होता तो कम होता जाता, जैसे मान लो r का मान क्या होता, r छोटा है 1 से, तो मान लो r का मान क्या है 1/2 मान लेते हैं, तो 1/2 में 1/2 की घात 1 करोगे तो 1/2 आएगा, पर 1/2 की घात 2 करोगे तो क्या आएगा 1/4, तब ये वाला मान छोटा बन गया 1/2 से कि नहीं। फिर 1/2 की घात 3 करोगे तो क्या होगा 1/8 और छोटा हो गया, 1/2 की घात 4 करोगे तो 1/16 और छोटा हो गया। तो जब r का मान 1 से छोटा है तो पावर बढ़ाते जाओ तो मान छोटा होता जाएगा, और जब r का मान 1 से बड़ा है तब पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाओ तो मान भी बड़ा होता जाएगा कि नहीं, होता जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जब r का मान 1 से बड़ा है ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 1 r स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 होगा, r क्यूब इज ग्रेटर देन 1 होगा, डैश डैश r की पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। अब और इसमें से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू r से भी बड़ी होगी, ठीक है। 1 इज लेस देन r इज लेस देन r स्क्वायर इज लेस देन r क्यूब इज लेस देन r की पावर 4 इज लेस देन डैश डैश कहाँ तक जाएगा, सबसे बड़ा मान क्या होगा r की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1। तो इन सभी मानों में से जितने लिखा गया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ r है, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ r क्यूब है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है r की पावर n माइनस 1 ना। इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, r की पावर n माइनस 1 का। तो जब हम r की पावर n माइनस 1 के स्थान पे, ठीक है, जहाँ r क्यूब है तो r क्यूब के स्थान पे हम क्या लिख दें, r की पावर n माइनस 1, इसका मतलब r क्यूब से बड़ा मान यहाँ रख दिए ना। अब r स्क्वायर के स्थान पे भी r की पावर n माइनस 1 लिख दिए, इसका मतलब r स्क्वायर से बड़ा मान यहाँ भी लिख दिए, r के स्थान पे भी r की पावर n माइनस 1 लिख दिए, तो इसका मतलब r से बड़ा मान लिख दिए, तो इस साइड की वैल्यू बड़ी न रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे वही हम लिखने वाले हैं आगे चल के। तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज GZ अपान FZ का जो मॉड है विच लेस देन, ये क्या होगा A0 लिखेंगे, और आगे r की पावर यहाँ 1 है ना, तो 1 से 1 के स्थान पे 1 से बड़ी राशि r की पावर n माइनस 1 रखते हैं। यहाँ पे A0 इंटू 1 है, यहाँ A0 इंटू 1 है, A1 इंटू r, A2 इंटू r स्क्वायर, A3 इंटू r क्यूब, AN माइनस 1 इंटू r की पावर n माइनस 1। तो सब 1 के स्थान पे r के स्थान पे r स्क्वायर के स्थान पे r क्यूब के स्थान पे हम क्या रखेंगे, सबसे बड़ा मान क्या रखते हैं, सबसे बड़ा मान। तो यहाँ लिख दिया r की पावर n माइनस 1, यहाँ पे A1 r की पावर n माइनस 1, A2 r की पावर n माइनस 1, डैश डैश A3 r की पावर n माइनस 1, डैश डैश लास्ट में an माइनस 1 r की पावर n माइनस 1। तो सब के स्थान पे r की पावर n माइनस 1 लिख दिए, यानी बड़ी राशि लिख दिए। तो इधर वाली राशि तो ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी, पहले तो बराबर भी होने के चांस था, लेकिन जब इसके स्थान पर इसके स्थान पे इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि रख दी गई तो निश्चित रूप से इस साइड की वैल्यू बड़ी होगी कि नहीं। नहीं, A0 इंटू 1 है ना, यहाँ 1 है, तो 1 के स्थान पे 1 से बड़ा है r, और r स्क्वायर r क्यूब सबसे बड़ा क्या है, r की पावर n माइनस 1। तो 1 के स्थान पे भी हम r की पावर n माइनस 1 रखे, यहाँ r के स्थान पे भी r की पावर n माइनस 1 रखे, r स्क्वायर के स्थान पे भी r की पावर n माइनस 1, यानी सबके स्थान पे हम इससे बड़ी राशि रख दें, सबसे बड़ी वाली राशि, ठीक है। अपान क्या होगा, an और r की पावर n। अब देखो सबसे r की पावर n माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो GZ अपान FZ का मॉड इज लेस देन r की पावर n माइनस 1, A0 A1 A2 A3 डैश डैश
an माइनस 1 an r की पावर n। जी जेड अपान एफ जेड इज लेस देन, अब एक फार्मूला आप पढ़े हो, ए की पावर m माइनस एन रहता है तो क्या लिखते हैं, ए की पावर m अपान ए की पावर n। तो ये आर की पावर n माइनस 1 है तो क्या लिखते हैं, आर की पावर n अपान आर की पावर 1, तो एक लिखते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, a0 a1 प्लस a2 a3 प्लस डैश डैश an माइनस 1 अपान क्या लिख दोगे, an और आर की पावर n। अब देखो आर की पावर n दोनों से कट भी गया, आर की पावर n दोनों से कट गया, तो बचा क्या, जी जेड अपान एफ जेड का मॉड इज लेस देन, क्या आ गया 1 अपान, या इसके लिख सकते हैं a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश an माइनस 1 अपान an और r, ये लिख दिए an और r। अब r क्या है, कोई आर्बिट्रेरी राशि है तो क्या लिखोगे, सिंस r इज आर्बिट्रेरी, इज आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी, सो लेट अस चूज r जो है बड़ा है किससे, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश an माइनस 1 अपान an से। r आर्बिट्रेरी है तो r का मान हम क्या मान लेते हैं, इस राशि से भी बड़ा है, इस राशि से क्या बड़ा है r। ठीक है, हम ये चूज किए हैं अपने से, r क्या है, स्वेच्छ राशि है। ठीक है, वो कहता है एक से बड़ी कोई भी राशि है, तो एक से बड़ी कोई राशि हम मान लेते हैं इससे भी बड़ी है ये। ठीक है, तो सिंस r इज आर्बिट्रेरी सो लेट अस चूज, हम अपनी इच्छा चूज कर लिए, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, हाँ छोटी है, अर्थात r बड़ा है इससे भी। तो जब r बड़ा है इससे भी, तो यहाँ पे an है और an r की पावर an r चाहिए आपको, तो दोनों पक्षों में यहाँ an r लाने के लिए दोनों पक्षों में r का भाग दे दो, दोनों पक्षों में r का भाग, तो क्या होगा, r अपान r इज ग्रेटर देन a0 a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश, क्या कर दिए an माइनस 1 अपान an r है, r का भाग इस साइड में देते इधर भी देना पड़ा, ये r काट दो तो क्या बचा, 1 इज ग्रेटर देन a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश an माइनस 1 अपान, क्या आ गया an r, क्या आ गया an r आ गया। अब देखो इससे बड़ी राशि एक है, तो इसके स्थान पे हम इससे बड़ी राशि लिख देते हैं। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन लिख लो 6, इसका नाम रख लो 7। ठीक है, तो जहाँ देखो इससे बड़ी राशि एक है कि नहीं है, दिखा दिए समीकरण 7 से, इसके स्थान पर इससे बड़ी राशि लिख दिए, तो इससे बड़ी राशि क्या है, एक है। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 7 इन 6, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 7 इन 6, तो क्या मिला, जी जेड अपान एफ जेड का मॉड इज लेस देन, क्या हो गया इसके स्थान पे 1, इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दिए, क्या लिख दिए, इससे बड़ी राशि। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसके नीचे एक लिख करके तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका अलग अलग मॉड भी कर सकते हैं, जी जेड का मॉड अपान एफ जेड का मॉड, ऐसे इज लेस देन 1 अपान 1, तो ये क्या आएगा, जी जेड का मॉड इज लेस देन, क्या आएगा, एफ जेड का मॉड, ऐसे एफ जेड का मॉड। ये इक्वेशन आ गया क्या 8।
ठीक है। तो चूंकि सिंस एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक विद इन विद इन एंड ऑन ए सर्किल सी एंड ऑन ए सर्किल सी एंड फ्रॉम इक्वेशन 8 वी गेट and from equation 8 we get क्या मिला आपको इक्वेशन 8 से? ये मिला कि जी जेड का जो मॉड है, जी जेड का जो मॉड है वो लेस देन क्या है एफ जेड के मॉड से, ठीक है। तो सो बाई रचेस थ्योरम, ऐसी कंडीशन में एक आगे थ्योरम आएगी उसको प्रूव करेंगे, पर उसका यूज यहाँ कर रहे हैं। सो बाई रचेस ROUCHES थ्योरम एफ जेड प्लस जी जेड हैज द सेम नंबर ऑफ जीरोज, हैज द सेम नंबर ऑफ जीरोज। एफ जेड का जो जीरोज होगा वही एफ जेड और जी जेड का जीरोज होगा। एफ जेड का जो जितने जीरो होंगे वो तो वही एफ जेड प्लस जी जेड के जीरो होंगे। इसको आगे हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। है द सेम नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड द सर्किल सी, इनसाइड द सर्किल सी, इनसाइड द सर्किल सी। बट तो लिखो चूंकि जीरोज ऑफ एफ जेड इज एन, क्या माने थे हम एफ जेड को? एफ जेड को ये ना माने हैं, देखो ए एन और क्या जेड की पावर एन, देख लो पीछे, ठीक है। ये एन घात का बहुपद है तो इसके कितने जीरोज होंगे? एन, ठीक है। तो चूंकि जीरोज ऑफ एफ जेड इज एन, तो इसका मतलब है जो एफ जेड के जीरोज होंगे वही एफ जेड प्लस जी जेड के जीरोज होंगे। किस थ्योरम से? रचेस थ्योरम से, ठीक है। तो एफ जेड के जीरोज तो एन है, तो एफ जेड प्लस जी जेड के जीरोज भी क्या होंगे? एन। और एफ जेड और जी जेड जब मिल जाते हैं तो पी जेड बन जाता है, जो कि पॉलिनोमियल हम लिए, ठीक है ना। एफ जेड और जी जेड जब मिल गए हैं तो क्या बन गया है? पी जेड। तो पी जेड का भी जीरोज क्या होगा? एन। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो सिंस जीरोज ऑफ एफ जेड इज एन इम्प्लाई नंबर ऑफ जीरोज, इम्प्लाइज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड प्लस जी जेड, एफ जेड प्लस जी जेड आर एन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बट पी जेड बराबर है क्या? एफ जेड प्लस जी जेड। तो इम्प्लाइज क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी जेड आर एन, ठीक है। तो पी जेड के जीरोज क्या होंगे? एन। 10 एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, 10 एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज एग्जैक्टली
n जीरोज, n जीरोज। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम उसका नोट में लिखे देते हैं रचेस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, रचेस थ्योरम का ROUCHES थ्योरम, इसका स्टेटमेंट लिखे देते हैं, आगे प्रूव करेंगे। इफ एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर C या क्लोज्ड कर्व C एंड जीजेड का जो मॉड है, जीजेड का मॉड क्या है, छोटा हो एफ जेड के मॉड से। ठीक है, ऑन C, ठीक है, देन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड, एफ जेड प्लस जी जेड हैज द सेम नंबर ऑफ जीरोज, हैज द सेम नंबर ऑफ जीरोज, सेम नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व C, तो कर्व C के अंदर एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड सेम नंबर में जीरोज रखेंगे, बशर्ते एफ जेड और एफ जी जेड आर दोनों क्या होने चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए कर्व C पर और कर्व C के अंदर। ठीक है, कर्व C पर और कर्व C के अंदर। एंड जी जेड का जो मॉड है वो बड़ा छोटा हो, जी जेड का जो मॉड है छोटा होना चाहिए किससे, एफ जेड के मॉड से। ऐसी कंडीशन में एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड के जीरोज सेम होंगे क्लोज कर्व C के अंदर। ठीक है ना, तो ये क्या है, रचेस थ्योरम है, जिसका फंडामेंटल थ्योरम प्रूफ करते समय हम यहाँ यूज किए हैं। ठीक है ना, अब इसके आगे कल बताएंगे टेलर थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ।